1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच 22 दिनों तक चला युद्ध एक निर्णायक युद्ध नहीं था। भारत का पलड़ा भारी जरूर था, लेकिन भारत के पास ये गुप्त जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान के पास किस हद तक हथियारों की कमी हो गई थी। सच ये था कि 22 सितंबर के जिस दिन युद्ध विराम घोषित हुआ था, पाकिस्तान के लगभग सभी हथियार खत्म हो चुके थे। उनकी आपूर्ति की भी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 7। रॉ के पूर्व प्रमुख शंकर नायर अपनी किताब इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेड गैदर्स मास में लिखते हैं कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने रक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण को रिपोर्ट दी। सेना पाकिस्तान पर निर्णायक जीत इसलिए हासिल नहीं कर सकी क्योंकि हमें सटीक खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि यह जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी आईबी के नकारा जासूसों को दी गई थी। इस आलोचना का एक नतीजा जरूर निकला कि भारत ने नई खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग खड़ा करने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी देश के बाहर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना थी। RAW की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई और रामेश्वर नाथ काव को इसका पहला प्रमुख बनाया गया। शंकर नायर को उनका नंबर 2 बनाया गया। इन दोनों के अलावा 250 लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में ट्रांसफर किया गया। सन 1971 के बाद रामनाथ काव ने सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालयों से रॉ के एजेंट चुनने की परंपरा शुरू की। नतीजा ये हुआ कि रॉ में काम करने वाले कई लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों को संगठन में नौकरी मिली और मजाक में इसे रिलेटिव एंड एसोसिएट्स वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाने लगा। लेकिन 1973 के बाद ये परंपरा बदली और सीधे लिए गए लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। नितिन गोखले अपनी किताब RN काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर में लिखते हैं, पहला टेस्ट मनोवैज्ञानिक टेस्ट था। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक स्थान पर आने के लिए कहा गया। वहां पहुंचते ही उनको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया गया। टेस्ट पास करने वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसे एक संयुक्त सचिव ने लिया। 73 में रॉ में चुने गए और अतिरिक्त सचिव के पद से रिटायर हुए जयदेव रानाडे बताते हैं, अगले राउंड का इंटरव्यू रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों NN संदूक और शंकरन राय ने लिया। इसमें चुने जाने के बाद हमारा सामना 6 सदस्यीय चयन समिति से हुआ, जिसमें विदेश सचिव रॉ के प्रमुख RN काव और एक मनोवैज्ञानिक शामिल थे। मेरा इंटरव्यू 45 मिनटों तक चला। 2 महीने बाद रानाडे को सूचित किया गया कि उन्होंने रॉ में चुन लिया गया है। उनके साथ 3 अन्य लोगों को प्रताप हेबलीकर, चक्रू सिन्हा और विधान रावल को भी चुना गया। रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए राणा बनर्जी बताते हैं, उसके बाद 1985 से 1990 के बीच रॉ में इस तरह कुछ और लोग लिए गए, जिससे स्पेशल सर्विस बनी। बाद में अज्ञात कारणों से यह प्रयोग बंद कर दिया गया। अब 95% से अधिक लोगों का चयन भारतीय पुलिस सेवा से ही होता है और आर्थिक इंटेलिजेंस का काम देखने के लिए कस्टम और इनकम टैक्स सर्विस से कुछ लोगों को लिया जाता है। रॉ के कुछ तबकों में इस चयन प्रक्रिया की आलोचना हुई है। रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में लिखते हैं, जब तक एक व्यक्ति पुलिस सेवा में अफसर बनता है, वो औसतन 27 साल की उम्र छू रहा होता है। अगर वो 3 साल बाद रॉ में आता है तो उसकी उम्र 30 या इससे ज़्यादा हो चुकी होती है। इस उम्र में उसके लिए नए पेशे में खुद को ढाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस समय वो अधिक जोखिम उठाने की स्थिति में भी नहीं होता। विक्रम सूद लिखते हैं, खुफिया एजेंसियों के लोगों को पुलिस सेवा से लिया जाना अब इतना कारगर नहीं रह गया है। ये एक ऐसा पेशा है जहां भाषाई कौशल और जानकारी निकलवाने की कला बहुत मायने रखती है, जिसके लिए पुलिस वालों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता। उनको आर्थिक, साइबर, वैज्ञानिक और सामरिक क्षेत्रों में भी माहिर होने की जरूरत होती है, जिसकी ट्रेनिंग एक IPS अधिकारी को नहीं दी जाती। चुने गए लोगों को खुफिया जानकारी हासिल करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें किसी एक विदेशी भाषा में निपुणता हासिल कराई जाती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रखा जाता है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें अत्यंत ठंड में किस तरह काम करना है, किस तरह घुसपैठ की जाए, किस तरह पकड़े जाने से बचा जाए, किस तरह सवालों के जवाब दिए जाएं
और किस तरह नए संपर्क स्थापित किए जाए। फील्ड में जाने से पहले उन्हें आत्मरक्षा की क्राव मगा की ट्रेनिंग दी जाती है। यह एक तरह का इजरायली मार्शल आर्ट है जिसमें आमने सामने की लड़ाई को जीतने के गैर परंपरागत पैतरे सिखाए जाते हैं। राणा बनर्जी बताते हैं कि विदेश जाने से पहले उन्हें ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो बाद में काम आए। जैसे एक जमाने में डेड लेटर बॉक्स की बात होती थी। आप किसी पेड़ के तले में कागज को रख देंगे, वहां से दूसरे लोग उसे ले लेंगे। रखने और लेने की प्रक्रिया में चिन्ह लगाने होते हैं। कोड लैंग्वेज लिखना भी सिखाया जाता है। दुनिया के सभी देश विदेशों में अपने दूतावासों को जासूसों के खुफिया अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रॉ के एजेंटों को भी अक्सर विदेश में भारतीय दूतावासों में तैनात किया जाता है। कई बार उन्हें नकली नाम के साथ बाहर भेजा जाता है। खोजी पत्रकार यतीश यादव अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन में लिखते हैं, इसके पीछे वजह यह है कि उनका असली नाम सिविल सेवा की लिस्ट में होता है। एक बार रॉ में काम कर रहे विक्रम सिंह को विशाल पंडित बनकर मॉस्को जाना पड़ा। उनके परिवार वालों को भी अपना नाम बदलना पड़ा। इन सब के बावजूद पहचाने जाने का डर हमेशा बना रहता है। पेशेवर जासूस बहुत जल्दी पहचान लिए जाते हैं। राणा बनर्जी बताते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच एक कूटनीतिक प्रोटोकॉल बना है कि खुफिया धंधे के लोग जो एक दूसरे के यहाँ भेजे जाते हैं उनके नाम उस देश को पहले से बता दिए जाते हैं। तय होता है कि हम एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। अगर कोई लिमिट के बाहर काम करता है तो उसे वापस बुला लिया जाता है। वो कहते हैं, निकाले जाने का डर तो हमेशा बना रहता है। अगर कोई 3 साल की पोस्टिंग कर जाता है तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करता है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद उससे तुरंत देश छोड़ने को कहा जाता है तो ये परेशान करने वाली स्थिति है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसलिए रॉ की तुलना उससे होना स्वाभाविक है। रॉ के प्रमुख रहे विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में लिखते हैं, अगर दोनों एजेंसियों की तुलना की जाए तो रॉ को किसी तरह की गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है, ना ही ये आधी रात को दस्तक दे सकते हैं। रॉ देश के अंदर भी जासूसी नहीं करते, जबकि आईएसआई ये सब करती है। रॉ देश के प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह है, जबकि आईएसआई सेनाध्यक्ष को रिपोर्ट करती है। हालांकि कागज पर दिखाया गया है कि वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। आईएसआई का इतिहास रॉ से कहीं पुराना है। इसकी स्थापना सन 1948 में ब्रिटिश सेना में काम कर रहे एक ऑस्ट्रेलियाई अफसर मेजर जनरल वॉल्टर जोसेफ ने की थी। रॉ के प्रमुख रहे एस दुलत बताते हैं, आईएसआई के चीफ रहे असद दुरानी कहते हैं कि आपके रॉ वाले हमसे ज़्यादा होशियार हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं वो ज़्यादातर फौजी हैं, हल्ला ज़्यादा करते हैं। मुझसे पाकिस्तान में भी यही सवाल पूछा गया तो मैंने जवाब दिया कि अगर दुरानी साहब कहते हैं कि हम बेहतर हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा कि आईएसआई बहुत बड़ी एजेंसी है। काश कि मैं इतनी बड़ी एजेंसी का चीफ होता। इस पर उन लोगों ने ठहाका लगाया। रॉ और आईएसआई की होड़ के कई किस्से मशहूर हैं। राणा बनर्जी याद करते हैं, मैं 1984 से 1988 तक पाकिस्तान में पोस्टेड था। हमारे साथ हर समय आईएसआई के लोग होते थे, हमारे घर के सामने बैठते थे। आपको नज़र रखने वालों के गैप्स देखने हैं, फिर उसके मुताबिक अपना काम करना है। एक बार वो मेरा पीछा कर रहे थे, मैंने डाइवर्जन रूट लेकर अपनी गाड़ी रोक दी। जब उन्होंने देखा कि मेरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही तो उन्होंने अपनी कार मेरे घर की तरफ दौड़ाई। जाहिर है मैं वहाँ नहीं था। वापसी में उन्होंने मुझे अपनी कार से आते देखा तो मैंने उन्हें चढ़ाने के लिए अपना हाथ हिलाया। इस पर वो काफ़ी खिसियाए। रॉ के प्रमुख रहे शंकरन नायर अपनी आत्मकथा इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गैदर्स मास में लिखते हैं, 1960 और 70 के दशक में खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे वली खान लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे। वो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने भुट्टो के धुर विरोधी थे। वो राजनीतिक और नैतिक समर्थन के लिए इंदिरा गांधी को एक संदेश भेजना चाहते थे। मुझे उनसे मिलने के लिए कहा गया। नायर लिखते हैं, ये मुलाकात किसी दूसरे देश में होनी थी क्योंकि लंदन में भी पाकिस्तानी दूतावास उनके ऊपर नज़र रख रहा था। मैं पहले लंदन गया और फिर वहाँ से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन गया। जहाँ मैं नाश्ता कर रहा था तो मैंने अपने पीछे की मेज़ पर कुछ लोगों को उर्दू बोलते हुए सुना। मुझे शक हो गया कि वो लोग आईएसआई के एजेंट थे। मेरा शक उस समय विश्वास में बदल गया जब वो अपना नाश्ता छोड़कर गलियारों में मेरी और वली खान की तलाश करने लगे। नायर ने तुरंत मुलाकात की जगह बदली। उन्होंने वली खान को उनकी पसंदीदा मिठाई केसी दास के रसगुल्लों का टिन भेंट किया, जिस पर वे बहुत खुश हुए।
भारत लौटकर नायर ने वली खान का संदेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया। पाकिस्तान में रॉ के जासूसों के फोन हमेशा टैप होते थे। उनके और उनके परिवार वालों के फोन पर की गई हर बात सुनी जाती थी। राणा बनर्जी एक और किस्सा सुनाते हैं। इस्लामाबाद में हमारा एक वेटर होता था। वो एंग्लो इंडियन ईसाई था। उसकी एक कमजोरी थी, जब भी वो अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व करता था उससे पहले खुद भी एक दो घूंट लगा लेता था। उसको रोकने के लिए हम कहते थे कि पार्टी खत्म हो जाने के बाद हम आपको ड्रिंक दे देंगे, जिसे आप अपने घर पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो मानता नहीं था। यही वजह थे कि बनर्जी उस पर नज़र रख रहे थे। वे लिखते हैं, एक बार मैंने देखा कि वो अजीब तरीके से खड़ा हुआ था और अपने पैरों से कोई चीज़ मेज़ के नीचे खिसका रहा था। मैंने देखा कि वो छोटी सी माचिस की डिबिया जैसी चीज़ थी। दरअसल वो डाइनिंग रूम में एक हियरिंग डिवाइस लगा रहा था। खैर, मैंने उस डिवाइस को बंद करके अलग रख दिया। पार्टी होती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन हमारे राजदूत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इसकी शिकायत की। सन 1999 में रॉ की बहुत किरकिरी हुई, जब कंधार हाईजैक के बाद भारत को 3 खतरनाक चरमपंथियों को छोड़ देना पड़ा। यही नहीं, रॉ के तत्कालीन प्रमुख एएस दुलत, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को अपने विमान में बिठाकर श्रीनगर दिल्ली लाए, जहां से जसवंत सिंह उन्हें अपने साथ कंधार लेकर गए। जिस तरह IC 814 विमान को अमृतसर से लाहौर के लिए उड़ जाने दिया गया, उसकी भी बहुत आलोचना हुई। आज के लिए इतना ही, और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 7।